हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज आपका स्वागत करता हूं संजीवनी जेई के एक नए चैप्टर में। और आज का हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और इसके बेसिकली दो लेक्चर्स होंगे हमारे पास। जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या क्या पढ़ना है अपने को। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चले सर, कहानी को आगे बढ़ाया जाए, संजीवनी को स्टार्ट किया जाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम आपके लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अपने लिए मेहनत करना तो बनता ही बनता है। सोचिए, अभी कल रात में आज रात में मैं सुबह 3:30 बजे तक लेक्चर पढ़ा के आया हूं, लाइव सेशन लेकर आया हूं 8 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। और फिर अभी मैं यहां पर सुबह सुबह आके आपके लिए संजीवनी रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी एफर्ट डालना और आपका मेहनत करना बनता है सर। क्यों? क्योंकि आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज चाहिए, आपको आपकी डिजायर्ड लाइफ चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो एक्स्ट्रा बनती ही बनती है। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं भाई, आज हम कवर करने वाले हैं इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या क्या है, हुक्स लॉ क्या है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। ये सारे पोर्शंस आज हमारे गोल हैं। इन सब को हम बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया से कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी बेसिकली किसी भी मटेरियल का वो बिहेवियर है जिसकी वजह से अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्म होती है, और डिफॉर्म होने के बाद फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेती है। जैसे ये बॉटल है, अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं तो देखो इसका शेप साइज चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे मैं यहां से फोर्स हटा रहा हूं ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो कितना ये अपने आप को फिर से रीगेन कर सकता है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो डेफिनेशन से हमको क्लियर होगा कि हाँ भाई, क्या क्लियर होगा मास्टर साहब? The property of material by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity. Deforming force के हटने के बाद, जो फोर्स ने डिफॉर्म किया था उसके हटाने के बाद बॉडी अपना कितना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेती है, उस प्रॉपर्टी के मेजरमेंट को हम इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। इट इज अ क्वालिटेटिव टर्म। ठीक है भैया, उसके बाद सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका ज्ञान आपको होना ही चाहिए। और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? सबसे पहला टर्म निकल के आता है आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी की शेप साइज या डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर बेसिकली हम बात करेंगे किसका? विच चेंजेस द लेंथ, वॉल्यूम और द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी का लेंथ, शेप या वॉल्यूम चेंज कर दे। अरे बात समझ आ रही है? और जैसे ही वो फोर्स हटे, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटे, तुरंत बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करने की कोशिश करती है, और वो प्रॉपर्टी उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए भाई, डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो क्या कर रहा है? विच ट्राई टू चेंज द लेंथ, शेप और द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, अगर किसी बॉडी को आप डिफॉर्म कर रहे हो और जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा रहे हो, अगर वो बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज पूरी तरह से रीगेन कर लेती है, तो इस तरह की बॉडीज को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। द बॉडी विच इज परफेक्टली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड after removing the external deforming force is defined as perfectly elastic bodies. ठीक है भाई, चलिए भाई, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं इनको। ठीक है भैया, जैसे क्वार्ट्ज जो होता है ना, ये जो क्वार्ट्ज होता है ये वेरी नियरली टू अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होता है। दुनिया में वैसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है, उसने डिफॉर्मेशन दिया है, तो 100% कोई भी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर पाती है, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रह ही जाता है। ठीक है, बट आइडियली हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी उसी को कहते हैं कि जो बॉडी अपना शेप एंड साइज पूरी तरह से वापस रीगेन कर ले। बहुत ज्यादा बात करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। प्लास्टिक बॉडीज क्या होती है? ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगे लेकिन वो अपना शेप एंड साइज वापस रीगेन ना कर पाए। जैसे ये बॉटल है,
ये बॉटल है, अभी तो इसमें पानी भरा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, देखो लो ऐसे मोड़ दिया, अब क्या ये वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अगर ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पा रहा है तो ये कैसी बॉडी है? प्लास्टिक बॉडी है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? प्लास्टिक बॉटल। समझ रहे हो? प्लास्टिक बॉटल इसी वजह से नाम है कि प्लास्टिक को अगर एक बार आप मोड़ दिए तो फिर से वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है। चले भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात आती है another important part that we will discuss throughout the chapter, जिसका नाम है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है भैया? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। जब बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, जैसे आप एक स्माइली वाली बॉल ले लीजिए, उसको आप दबाइए और दबाने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज दबा के जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, तुरंत वो बॉडी क्या करेगी? अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगी बच्चा। अच्छा, अगर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर रही है तो कोई अंदर से तो उसको इंसिस्ट कर रहा होगा ना। जैसे प्लास्टिक की बोतल नहीं कर पाई, लेकिन एक रबर की बॉल कर ले जाती है। एक स्प्रिंग जो है उसको आप थोड़ा खींच के छोड़ दो, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से एक फोर्स लगता है जो चाहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीस्टोर कर ले। और इस तरह के फोर्स को इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहा जाता है। और ये करता क्या है? ये डिफॉर्मिंग फोर्स से होने वाले डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, या मतलब आप कह लीजिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, जो क्या करता है? होने वाले डिफॉर्मेशन को अपोज करने का काम करता है। दैट इज नेम्ड एज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। और इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स से अब जन्म होता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है बेटा जी स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? ठीक है, देखिए समझते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है? द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन अपोज टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स आता है, उसका पर यूनिट एरिया का कैलकुलेशन क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है सर। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू सिग्मा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। इट इज नोन एज एफ। इट इज प्रेजेंटेड एज एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। अरे सर क्या बात है, फोर्स अपॉन एरिया। ओहो, फोर्स अपॉन एरिया तो हम एक जगह और पढ़े थे। कहां पढ़े थे बेटा जी? फोर्स अपॉन एरिया एक जगह और पढ़े थे। कहां पढ़े थे? प्रेशर में पढ़े थे मालिक। प्रेशर इक्वल्स टू क्या पढ़े थे? प्रेशर इक्वल्स टू हम पढ़े थे फोर्स अपॉन एरिया। तो सर प्रेशर और स्ट्रेस सेम है क्या? क्या प्रेशर और स्ट्रेस सेम है कि अलग अलग है? तो सर आंसर दोनों है, दोनों का आंसर अलग अलग है, दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। आपका जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर जिसमें आप लिख रहे होते हो, ध्यान से देखना, ये जो प्रेशर होता है ये एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया होता है, याद रखिएगा। और ये जो है ये कैसा होता है? ये रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। और ये हमेशा कैसा होता है? प्रेशर हमेशा कैसा नेचर होता है प्रेशर का? क्या प्रेशर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है? नहीं सर, प्रेशर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ये जो प्रेशर होता है ये डायरेक्शन लेस होता है। ठीक है, और डायरेक्शन लेस होने का मतलब क्या है कि ये कैसी क्वांटिटी होती है? सर ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा सर, तो स्ट्रेस का क्या डायरेक्शन होता है क्या? हाँ भाई, स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है? इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अरे बात समझ आ रही? तो स्ट्रेस में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा। यस सर, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन है भैया। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन के बिहाफ पर स्ट्रेस को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। लेकिन प्रेशर सब के सब कैसे होते हैं? प्रेशर सारा स्केलर होता है, प्रेशर का कोई अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो सर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्ट्रेस की क्वांटिटी लिखने चलूं तो क्या मेरा जो स्ट्रेस होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो आंसर है नहीं बेटा, ये होगा स्केलर क्वांटिटी ही। अच्छा, प्रायोरिटाइज और करोगे तो इसको और प्रायोरिटाइज करा जा सकता है किसमें? टेंसर क्वांटिटी में। स्केलर और टेंसर। टेंसर क्वांटिटी क्या है? जिसमें डायरेक्शन का महत्व तो होता है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन का महत्व तो होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। ये ऐड या सब्ट्रैक्ट स्केलर की तरह ही होते हैं। अरे क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर? क्या स्ट्रेस और प्रेशर के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है? प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया है और स्ट्रेस जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है। यहां ध्यान से देखो, इधर F लग रहा है, इधर F लग रहा है, तो जब और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो भाई ये जो F है ये एक्सटर्नल फोर्स है
और ये जो F है ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो जब आप प्रेशर लिखोगे तो आप लिखोगे F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एरिया, और वहीं जब आप स्ट्रेस लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये जो प्रेशर है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो स्ट्रेस है आपका ये टेंसर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, और डायरेक्शन के बिहाफ पर स्ट्रेस को बेसिकली 3 कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। एक स्ट्रेस होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, एक टेंसाइल होता है, एक कंप्रेसिव होता है। अच्छा, उसके बाद एक होता है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, और एक होता है आपके पास कौन सा स्ट्रेस सर, एक होता है आपके पास शियर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, तो सबसे पहला अपने पास आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, और ये जो टाइप्स होते हैं ये सब डायरेक्शन के बिहाफ पर बनाए गए हैं। तो स्ट्रेस में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो सबसे पहला स्ट्रेस है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है भाई हाँ चलो ओके हाँ भाई, सबसे पहला स्ट्रेस आपका कौन सा है, सबसे पहला स्ट्रेस है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस है आपके पास शियर स्ट्रेस, और तीसरा स्ट्रेस है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इन तीनों स्ट्रेस पर हम बढ़िया से आराम से अभी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस का। और जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस की बात करी जाती है तो ये स्ट्रेस बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस, और एक होता है आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक टेंसाइल स्ट्रेस है और एक आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस है। जब टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस का गेम क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये एक रस्सी है, इस रस्सी को एक पुली के ऊपर से पास करा जा रहा है, ऐसे इस रस्सी को इस पुली के ऊपर से पास किया जा रहा है, यहां से एक W वेट लटका दिया जा रहा है। अरे क्लियर है? तो भाई क्या होगा, इस रस्सी में टेंशन T आएगा, और ये जो टेंशन T आएगा वो क्या करेगा, इस रस्सी को खींचने की कोशिश करेगा, और अगर रस्सी को खींचने की कोशिश करेगा तो रस्सी में इलोंगेशन होगा। तो यहां जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रेस क्या कहलाएगा सर, ये स्ट्रेस कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। तो सर कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, सर कंप्रेसिव स्ट्रेस, मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हो भाई, तो ये कंप्रेस होने के नेचर में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्रेस आएगा ये स्ट्रेस कहलाएगा आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा 99.9% केसेस में हो क्या रहा है कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है या जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस में, इसमें जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, और तब आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है इसको लिख दिया जाता है FN/A या F/A। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसी में 2 कैटेगरीज आपके पास हो जा रही हैं, एक आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस हो जा रहा है जिसको अपन सिग्मा T लिख दे रहे हैं, तो ये भी F/A होगा, और यहां पर एक आपके पास सिग्मा C हो जा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जा रहा है, और इसको भी आप क्या लिखोगे, F/A ही लिखोगे। बस नेचर बदल गया फोर्स का, इस वजह से स्ट्रेस का टाइप बदल गया, बट है ये स्केलर क्वांटिटी ही, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इसको हम टेंसर क्वांटिटी कह लेते हैं। अरे ठीक है सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए, जैसे समझना है कॉन्सेप्ट, क्या समझना है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसके ऊपर अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं F और दूसरे साइड पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्या इसके अंदर स्ट्रेस आएगा? सोच के बताना है, क्या इसके अंदर स्ट्रेस आएगा? ठीक है, तो सर अगर ये रॉड मासलेस हुई, अगर ये रॉड कैसी हुई, अगर ये रॉड कैसी हुई बेटा जी, अगर ये रॉड मासलेस हुई, ठीक है, तब तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर इसमें कोई खिंचाव पैदा ही नहीं होगा, ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जिसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, तो ये सीधा भैया आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अरे क्लियर है? इसको कोई पीछे खींचने वाला फोर्स नहीं है, तो यहां पर स्ट्रेस कितना हो जाएगा सर? यहां पर स्ट्रेस जो है ये आपके पास शून्य हो जाएगा। क्या यहां पर प्रेशर शून्य हो जाएगा अगर मैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दे दूं तो?
अगर मैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे दूं, यहां पर फोर्स एफ लग रहा है, तो क्या यहां पे प्रेशर भी शून्य हो जाएगा? नहीं सर, प्रेशर शून्य नहीं होगा। प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। ये फील है स्ट्रेस का। अगर आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट का फील आएगा, तभी जाकर आप कंटेंट को ढंग से पढ़ पाएंगे, ढंग से समझ पाएंगे और अच्छे से इंटरप्रेट करके आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैं अगर आपसे इसी में सवाल पूछ दूं, देखो इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, मैं कह दूं कि बताइए, ये आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है ए, ठीक है। यहां पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और यहां पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। क्या स्ट्रेस आएगा? अरे भाई, आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, क्या स्ट्रेस आएगा? सर आना तो चाहिए। अरे क्या ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली आगे जाएगा। कितने फोर्स से आगे जाएगा सर? तो जब नेट फोर्स की बात करेंगे, नेट फोर्स की बात करेंगे तो भाई 5 न्यूटन के फोर्स से तो ये आगे जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 5 न्यूटन के फोर्स से ये आगे जाएगा, तो यहां 5 न्यूटन को कौन बैलेंस कर रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है। और इस 5 न्यूटन को भी कौन बैलेंस कर रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है भैया। तो जब आप यहां पे स्ट्रेस लिखोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है? इस 10 न्यूटन में से इसने इधर बैलेंस किया 5 और इसने इधर बैलेंस किया कितना? 5 न्यूटन। अरे समझ आ रहा है? यहां लग रहा है 10, यहां लग रहा है 5, मतलब क्या हो रहा है? 5 न्यूटन इसका और अब 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन इसका, ये दोनों स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के काम आ रहे हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है? 5, एरिया कितना है अपने पास? ए दे रखा है, तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/A। सेम एज अगर आपसे कह देता कि ये आपके पास एक बार है, इधर लग रहा है आपके पास 20 न्यूटन और इधर लग रहा है आपके पास 15 न्यूटन। अरे क्लियर है? आपसे कहा जाता बताइए इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो मैं क्या लिखता? रीस्टोरिंग फोर्स कितना है? रीस्टोरिंग फोर्स कितना है सर? ये आगे की तरफ जाएगा 5 न्यूटन के फोर्स से, मतलब ये 15 न्यूटन इस 20 के 15 को बैलेंस कर रहा है, तभी तो 5 न्यूटन जा रहा है। और बैलेंस कैसे कर रहा है? ये बॉडी अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रही है, दैट इज Fr। और इस Fr की वैल्यू कितनी है सर? 15 न्यूटन। और एरिया कितना है? A। तो ये आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा 15/A। ठीक है, क्लियर है? अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल भी लिख दिया जाता है। कई जगह आपको ये पास्कल लिखा हुआ भी मिलेगा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसको देखकर, सोचकर, समझ के दुखी नहीं होना है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर, जिसका नाम है भाई साहब अपना अगला स्ट्रेस का टाइप, और नाम है भाई साहब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, सिग्मा वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम आपको इसकी सारी की सारी कहानी काया समझाते हैं। क्या कह रहा है? When the deforming force act from all direction resulting in the change of volume of an object, such stress is called volumetric stress और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। जैसे एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर एक बॉल रख दिया। अब अगर हम पानी को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? अगर हम पानी को कंप्रेस करेंगे तो पानी की वजह से इसके ऊपर फोर्स आएगा जो इसके ऊपर रेडियली एक्ट करेगा और इसकी वॉल्यूम को घटाने की कोशिश करेगा। तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट स्ट्रेस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और कुछ नहीं है। बस खत्म, इतना ही है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, एंड दैट इज रिटन एज सिग्मा वी इक्वल्स टू F/A। चले आगे बढ़े। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रेस जिसका नाम है भाई साहब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का नाम होता है शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अरे ठीक है, शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस डिनोट किया जाता है इसको टाउ से या सिग्मा एस से। ठीक है भाई, तो शियर स्ट्रेस ओवर एन एरिया इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस सरफेस के ऊपर F फोर्स लगा रहा हूं, इस वाली सरफेस के टॉप पर मैं F फोर्स लगा रहा हूं, तो ये आगे की तरफ खिसक जा रही है। ठीक है, ये मेरे पास एरिया कितना है? A है। तो मेरा जो सिग्मा S या टाउ जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू Ft/A। ठीक है, कितना खिसका? ये है फाई, इसको शियर स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जो अभी आपको फर्दर देखने, पढ़ने और समझने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए तो इसी पर बेस्ड एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, और सवाल क्या पूछा गया? कह दिया गया आपसे कि एक सिलेंडर है, देखिएगा
भाई साहब थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इसको पढ़ने समझने के बाद। कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर को ऐसे बना दिया जाए। सर कहां सिलेंडर है, हमको तो सिलेंडर नहीं दिख रहा है, हम कह रहे हैं दिखा रहे हैं ना भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। देखो ये तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F और इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है F, और हमने इसमें बीच में एक सेगमेंट काट दिया हुआ है, ऐसे एक सेगमेंट दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। यहां पे ऐसे एक सेगमेंट दे रखा है जिसको कहा गया कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल आपके पास थीटा बन रहा है। ये एंगल भाई साहब, ये एंगल आपके पास थीटा बन रहा है। आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए यहां पर इस लाइन पर कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा और कितना आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा या शियर स्ट्रेस होगा। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखने की बात आई इस वाले सरफेस पर, तो हमने सोचा कि भैया पहले ये देखो कि सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा। यहां भी लग रहा है F, यहां भी लग रहा है F, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज 0। ये क्लियर हो रहा है हमको कि हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम भाई साहब शून्य होगा, दोनों तरफ फोर्स बराबर लग रहा है। तो भाई अगर इस सेगमेंट की बात करी जाए तो इस सेगमेंट पर अगर इधर F लग रहा है और इसका भी नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इसके ऊपर भी 0 है, तो भाई इधर F लगना चाहिए। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, इसके इतने वाले हिस्से को अगर उठा दिया जाए, देखो जैसे ये तुम्हारे पास जो सेगमेंट था हाँ भाई, ये जो तुम्हारा सेगमेंट था, ठीक है, जिसमें ये लाइन ऐसे खींची गई थी, ये वाली लाइन है तुम्हारी, देखो ये वाली लाइन है तुम्हारी भाई साहब। ये लाइन में अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर फोर्स लग रहा है F, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर इधर भी फोर्स लगेगा F। ये एंगल थीटा है। अब आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके अलोंग और एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके परपेंडिकुलर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A गिवन है, तो भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस F के दो कंपोनेंट होंगे, जिससे थीटा जुड़ेगा उधर कॉस जाएगा, जिससे थीटा नहीं जुड़ेगा उधर साइन जाएगा। तो इधर आपके पास हो जाएगा F साइन थीटा और इधर आपके पास हो जाएगा F कॉस थीटा। तो इस सेक्शन पर F साइन थीटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और F कॉस थीटा जो है वो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा या टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमको उसके लिए ये एरिया भी पता होना चाहिए। तो ये एरिया हम कह दे रहे हैं A' है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास पूरा एरिया जो है वो A है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया जो होगा मेरा वो A बाई साइन थीटा के बराबर होगा। तो A' मेरा A बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है तो मैं फोर्स अपॉन एरिया देखूंगा, कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज F साइन थीटा अपॉन एरिया कितना, A अपॉन साइन थीटा। कैसे बेटा जी देखो जरा, तो ये A' ही तो एरिया होगा इसका, और A' की वैल्यू कितनी है अपने पास, A अपॉन साइन थीटा। अरे परपेंडिकुलर A गिवन है, हाइपोटेन्यूज A बाई साइन थीटा नहीं हो जाएगा यार, क्या बात करते हो यार तुम लोग। तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास, F साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई अपने पास A। ये अपने पास एक आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया कि बताइए टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस ये क्या होगा। तो सर टेंजेंशियल स्ट्रेस में आपके पास फोर्स क्या है भाई, जो टेंजेंशियली लग रहा है ये F cos थीटा लग रहा है और इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, तो इसका भी एरिया A' है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाई A' और A' की जगह अपन लिख देंगे कितना, F cos थीटा डिवाइडेड बाई A बाई साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो सिग्मा T मिल जाएगा ये आपके पास हो जाएगा F साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई A। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या, यहां तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब, सब कुछ एकदम बढ़िया से डिटेल में समझ आ रहा है। इसके बाद दूसरा टर्म आता है आपके पास जिसका नाम है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बताता है कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन का रेट कितना है, मतलब कितना ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। तो उसको मेजर करने के लिए, डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए एक क्वालिटेटिव टर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया स्ट्रेन, और स्ट्रेन को डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया बेटा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल
डायमेंशन। स्ट्रेन जो है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन के चेंज के बिहाफ पर स्ट्रेन को बेसिकली 3 कैटेगरीज में तोड़ा गया। कौन कौन सा स्ट्रेन? एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक का नाम है शियर स्ट्रेन। ठीक है, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक का नाम है शियर स्ट्रेन। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो इसको लिखा जाता है भाई EL। ठीक है, ये जो होता है ये बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के। EL किसके बराबर होता है? ये अपने पास एप्सिलॉन L लिख लो, इसको एप्सिलॉन ही पढ़ो इसको, एप्सिलॉन L दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सेम एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो रही है तो ये क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दोनों डायग्राम याद करो, दोनों डायग्राम याद करो कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक वायर है, इसका लेंथ L है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स F इधर लगा रहे हैं, F इधर लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा जी? थोड़ी देर बाद इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? L प्लस डेल्टा L हो जाएगा चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होगा ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, सेम एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद करो, कंटेनर को देखो अपने, ये रहा तुम्हारे पास कंटेनर, पहले इसका वॉल्यूम V था, पानी भर दिया, वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। पहले पानी नहीं था, वॉल्यूम V था, पानी भर दिया, वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज हो गया। तो भाई वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? दैट इज डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज एप्सिलॉन V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, नाउ द थर्ड वन एंड द लास्ट वन जिसका नाम है शियर स्ट्रेन, इसको थीटा या फाई से डिनोट किया जाता है, और ये जो फाई होता है ये बराबर होता है डेल्टा L बाई L के। लेकिन समझ होनी चाहिए कि इसमें ये डेल्टा L कौन सा है और L कौन सा है। तो देखिए भैया, यही रहा आपके पास शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, यहां पर ये जो है ना ये डेल्टा L है आपका, और ये जो है ये साइड ऑफ, ये आपके पास ये इसका L लेंथ है, साइड ऑफ, वन साइड ऑफ भाई साहब किसका? ये जो भी स्क्वायर सरफेस बन रही है, रेक्टेंगुलर सरफेस बन रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास क्या हो जाता है? ये आपके पास फाई हो जाता है। दैट इज नेम्ड एज शियर स्ट्रेन, डेल्टा L बाई L। बस याद रख लेना कि इस डेल्टा L बाई L में और इस डेल्टा L बाई L में जमीन आसमान का अंतर है। डायग्रामेटिकली आपको चीजों की समझ होनी चाहिए और चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर फायदा होगा। क्यों भाई? ये चैप्टर में थोड़ा सा आसानी से, थोड़ी सी मेहनत से आप आराम से अपना 4 नंबर सॉलिड कर सकते हैं भाई। 2023 में हर पेपर में इससे एक ही तरह का एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत कभी न्यूमेरिकल दे दिया, कभी उसी की जगह आपको सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस दे दी। ठीक है, आसान सवाल ओवरऑल इससे पूछे गए। ये था हमारे पास पूरा स्ट्रेन की कहानी। अब जब हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन पता चल गया तो हमारे पास एक और नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हुक्स। उन्होंने कहा कि भाई हम ये देख रहे हैं कि एक स्टील है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें इलॉन्गेशन अलग हो रहा है। अगर एक कॉपर वायर है उसमें भी हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, इलॉन्गेशन अलग हो रहा है। आइडेंटिकल कॉपर ले लिया, एरिया भी सेम कर लिया, आइडेंटिकल कॉपर आइडेंटिकल एल्यूमिनियम ले लिया, दोनों पे सेम फोर्स लगाया, लेकिन मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक अलग होने की वजह से दोनों में स्ट्रेस अलग अलग आया, दोनों में जो स्ट्रेन आया वो स्ट्रेन भी अलग अलग आया। तो उसके लिए हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक लॉ दिया, हुक्स लॉ दिया, और उन्होंने क्या कहा कि इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल the stress in a body is proportional to the corresponding strain. If the deformation is very small का मतलब क्या है? up to elastic limit. वैसे इनका जो एक्चुअल लॉ था वो ये था भी नहीं। एक्चुअल लॉ तो इनका था कि लोड, किसी भी बॉडी के ऊपर कितना लोड पड़ेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के, कि उसमें कितना खिंचाव हो रहा है। इसी लॉ को थोड़ा और मॉडर्नाइज किया गया और फिर लिख दिया गया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिंस इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हुक्स। हुक्स की पूरी कहानी थी, बस उसी को हम लोगों ने बदल दिया। ठीक है, लोड की जगह हमने क्या लिख दिया? स्ट्रेस लिख दिया, ताकि हम और एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दे पाए। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और भैया ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, इसका नाम रखा जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कांस्टेंट आया इसका नाम रखा गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली 3 तरह का होता है बेटा जी। जो सबसे पहला होता है उसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस, जिसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। ये आपके पास हो गया
यंग्स मॉड्यूलस। अच्छा, दूसरा आपके पास हो गया बेटा जी बल्क मॉड्यूलस, एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन यंग्स मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, और तीसरा जो हो गया आपके पास वो हो गया आपके पास शियर मॉड्यूलस। ठीक है, तीन तरह के मॉड्यूलस हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर में, लेकिन आज के लेक्चर में हम सारी बात करेंगे किसकी, यंग्स मॉड्यूलस की, और देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस कब रोल में आता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे हुक्स लॉ के सबसे पहले पार्ट की, जब ये कहा जा रहा है कि मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है, मेरा स्ट्रेस कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन के, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है भैया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एल। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह आएगा यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके पास यंग्स मॉड्यूलस की बात करी जाए, यंग्स मॉड्यूलस की बात करी जाए तो हम यंग्स मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हैं, तो सर हम y इक्वल्स टू लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हो गया हमारे पास पूरी चर्चा किसकी, ये हमारे पास पूरी चर्चा हो गई यंग्स मॉड्यूलस की। अभी इस पर और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब पहले तो यंग्स मॉड्यूलस पर ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर आएंगे, यंग्स मॉड्यूलस वाले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर आएंगे। ठीक है भाई, तो यंग्स मॉड्यूलस आपको कह रहा है कि ये आपके पास बराबर है सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल के। मतलब अगर एक रॉड है, अगर आपके पास ये रॉड है, इधर आप फोर्स F लगा रहे हो, इधर आप फोर्स F लगा रहे हो, इसकी लेंथ आपके पास L है, और इस फोर्स के लगाने की वजह से अगर इसमें डिफॉर्मेशन आता है कितने का, डेल्टा L का, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो भाई साहब इसका यंग्स मॉड्यूलस आपको दे रखा है, y तो कहा गया, यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सर यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन लिखना है तो सिग्मा L आपके पास हो जाएगा F बाई A, और भाई साहब एप्सिलॉन एल आपके पास हो जाएगा चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। तो यहां से अगर हमको एफ निकालना हो तो हम एफ के टर्म में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डेल्टा एल निकालना है डेल्टा एल के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हमको कह दिया गया यंग्स मॉड्यूलस वाई है, लेंथ एल है, फोर्स एफ लग रहा है, बताओ चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो हम सिंपल लिख सकते हैं एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट हो गया यंग्स मॉड्यूलस का। सिंपल इसी रिजल्ट पर भर भर के सवाल पूछे गए। ठीक है, अब इसी से हमें एक डायग्राम मिला हुक्स लॉ का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की जब हम बात करते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो डायग्राम आप देख रहे हो, जो अभी आप देखने वाले हो, वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का है। ठीक है, और ये जो डायग्राम आपको दिखेगा वो अभी आपको स्टील वायर का दिखेगा। तो होता क्या है, हुक्स लॉ कहते हैं कि जो आपका स्ट्रेस होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और ये कब तक होता है, ये होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट मतलब ये वो लिमिट है जहां तक अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, रिलीज कर दो, जैसे स्ट्रेस आपने पैदा किया, उसके अंदर स्ट्रेन आया, लेकिन अगर आप जो फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट क्या है, वो लिमिट जहां तक अगर आप ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करके अगर छोड़ दो तो वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर ले, तो उस पर्टिकुलर स्थिति तक को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। वहां तक आपका जो स्ट्रेस होता है बेटा जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और फिर जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखोगे तो देखो यहां पे क्या है, ये स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये स्टील का है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। किसका भैया, ये स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेन बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओ से लेकर ए तक। ओ से लेकर ए तक जैसे ही आप स्ट्रेन हटाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस तुरंत जीरो हो जाएगा, वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा। और ओ से लेकर ए को बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहां तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के।
फिर ए से लेकर बी तक आपका ग्राफ जो होता है वो सीधा तो होता है, लेकिन यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अरे क्लियर है? सॉरी, ए से लेकर बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन यहां के बाद ए के बाद बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर पाती है। अरे बात समझ आ रही है? फिर बी के बाद क्या होगा, बी से लेकर सी तक, सी वाले पॉइंट को अपन यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये वो मैक्सिमम जगह है जहां तक क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो जो सी से लेकर डी तक का रीजन होता है ये प्लास्टिक बिहेवियर होता है। यहां तक बॉडी, यहां सी से लेकर डी तक बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करने की कोशिश भी नहीं करती है। डी आपका अल्टीमेट पॉइंट होता है, यहां तक, यहां पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और ई पॉइंट तक ऑटोमेटिकली आते आते आपका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। दिस इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है भाई? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? इसमें कुछ खास बात नहीं है, सब सिंपल बातें हैं, सिंपल कहानी है। ठीक है, आराम से चैप्टर को पढ़ना है, याद रखना है भाई ये कि ए 0 से लेकर ए तक प्रोपोर्शनलिटी है, जहां स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के है अप टू इलास्टिक लिमिट। अगर बॉडी को छोड़ देंगे अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा। बी तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के है, लेकिन बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर पाता है। फिर सी पर आपका यील्ड पॉइंट है, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक डिफॉर्मेशन को अपोज किया जाएगा। इसके बाद बॉडी का प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है, डी पर अल्टीमेट पॉइंट होता है। इसके बाद आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और बॉडी जो है वो फ्रैक्चर में चली जाती है। ई पॉइंट तक आते आते वायर जो है वो टूट जाता है। ठीक है, चले कहानी को आगे बढ़ाएं। सर बहुत बढ़िया, ये था आपके पास पूरा यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस की एक अपनी बेसिक कहानी है कि अगर एक वायर ले लिया जाए जिसका मास m हो और उसको फ्रीली लटका दिया जाए, तो भाई वो अपने वेट की वजह से, जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक वायर ले लिया मैंने और इस वायर को मैंने से फ्रीली लटका दिया इस पॉइंट से, तो भाई ये वायर अपने वेट की वजह से क्या करेगा, ये वायर जो है ये अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ खिंचाव पैदा करेगा। तो सवाल पैदा हुआ कि बताइए इसमें कितना इलोंगेशन होगा। ठीक है, इसके अपने खुद के वेट की वजह से इसके अंदर कितना इलोंगेशन होगा। तो हमने कहा ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है, करके दिखा देते हैं सर आपको। कैसे करेंगे सर? एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं dx। एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जाए dx। ठीक है, अगर इस पर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा कि नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T, और जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेंशन बढ़ता चला जाएगा, तो ऊपर टेंशन हो जाएगा T प्लस dt। तो स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा? भाई स्ट्रेस T की वजह से आएगा, T प्लस dt की वजह से आएगा, या dt की वजह से आएगा? तो सर T की वजह से आएगा। कितना स्ट्रेस आएगा सर? अगर हम बात करें इस वायर के यंग्स मॉडुलस की y, तो y इक्वल्स टू क्या होता है सर? y इक्वल्स टू आपके पास हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है भाई, तो ये अपने पास हो गया T बाई A। क्लियर है? और स्ट्रेस उसके बाद क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। भैया स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, ये स्ट्रेस हो गया स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ। ये dx लेंथ में जो चेंज हुआ, मैं उस चेंज को कह रहा हूं कि बहुत छोटा सा चेंज हुआ, डेल्टा x, उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितना था? ओरिजिनल लेंथ सर dx था। तो ये डेल्टा x कितना हो गया? तो सर ये डेल्टा x जो है ना, ये आपके पास हो गया अपने पास t बाई ए वाई इंटू dx। अब सारा गेम t निकालने का आया कि t कैसे निकाले। तो सर इस पूरे लेंथ का जो वेट होगा, l लेंथ का वेट या l लेंथ का जो मास होगा वो m होगा, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा सर? m बाई l होगा। तो यहां जो टेंशन आ रहा है वो इस पूरे x वेट की वजह से आ रहा है ना भाई साहब। तो भाई यूनिट लेंथ का मास m बाई l हो गया, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा सर? m बाई l इंटू एक्स हो जाएगा। और अगर इसी में मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर? ये मेरा टेंशन हो जाएगा। तो t की जगह हम क्या लिख देंगे सर? t की जगह लिख देंगे mg बाई l इंटू एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाई a इंटू y। ये अपने पास डेल्टा x हो जाएगा। 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेकर डेल्टा x तक कर देंगे, तो ये आपके पास डेल्टा x चेंज इन लेंथ आ जाएगा। या 0 से लेकर इसको डेल्टा l लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
डेल्टा एल कर लो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, ये भी तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल्स टू mg LA यंग्स मॉडुलस अपने पास कितना है, यंग्स मॉडुलस अपने पास कितना है सर, y है, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेकर l तक। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर ये हो जाएगी mg बाई a वाई एल, और यहां एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एल स्क्वायर बाई, यहां पर एल स्क्वायर बाई 2। अब इस एल से ये स्क्वायर कट जाएगा तो डेल्टा एल आपके पास हो जाएगा mg एल बाई 2ay। याद रख लीजिएगा इसको, डेल्टा एल जो होगा ये आपके पास हो जाएगा mg एल बाई 2ay। इसको बाई हार्ट रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, कई बार सेल्फ वेट के इस फॉर्मूले पर, डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, चले भाई याद करने का वैसे मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं इसका कि भाई साहब अगर ये आपका देखोगे, अगर आप देखोगे इसको रटने का, मैं सिंपल सा फॉर्मूला जो बताता हूं, मैं कह रहा हूं इसका मास m है, लेंथ l है, तो भाई इसका जो वेट है mg वो कहां कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, कितनी लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, l/2 लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, l/2 लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, बस खत्म बात। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना, mg बाई ay, और ये जो लेंथ है इस लेंथ की जगह हम क्या लिख देते हैं, l/2, खत्म बात हो जाता है अपने पास। आसान फॉर्मूला याद करने के लिए सिंपल तरीका कि इसकी इफेक्टिव लेंथ को मान लो l/2 और mg वेट लटका दो, इफेक्टिव लेंथ को मान लो l/2, mg वेट लटका दो, खत्म बात, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले कहानी को आगे लेकर चले सर, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात यह है, अगली कहानी है जो आपके पास, वो है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग स्ट्रेचिंग अ वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग अ वायर। ये कहानी क्या है कि भाई अगर आपके पास ये एक वायर है, देखो इसके एक एंड को अगर मैं फिक्स कर दे रहा हूं, देखना, अगर इसके एक एंड को मैं फिक्स कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको खींच रहा हूं एफ फोर्स लगा के, देखना अगर मैं इसको एफ फोर्स लगा के खींच रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको एफ फोर्स लगा के खींच रहा हूं तो भाई साहब मैं कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा हूं, और इसका टोटल इलॉन्गेशन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको तो ज्यादा अच्छे से फील आएगा, देखो, हाँ भाई समझते हैं, ये आपका पूरा गेम, यहां पर हमने इसको ना ऐसे फिक्स कर दिया है, और फिक्स करके इसको हम एफ फोर्स से खींच रहे हैं। तो जब हम इसको एफ फोर्स से खींचेंगे तो क्या होगा बताओ, इसमें इलॉन्गेशन होगा, और मैं कह रहा हूं कि इसका जो फाइनल इलॉन्गेशन बनेगा, देखो इसका जो फाइनल शेप बनेगा वो कुछ इस हिसाब का बनेगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें इलॉन्गेशन हो गया कितने का, एफ फोर्स लगाने की वजह से अगर इसमें इलॉन्गेशन हो गया डेल्टा एल का, तो मेरे फोर्स ने कुछ वर्क परफॉर्म किया, और अगर वर्क परफॉर्म किया तो वो इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो अगर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, सवाल ये पैदा होता है। एनर्जी के फॉर्म में अगर स्टोर हुआ तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, तो भैया वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कह रहे हैं एक काम करो, अगर इसका लेंथ आपके पास एल है और इसमें टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा एल का हो रहा है, तो एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा इलॉन्गेशन देखो dx, तो एक्स पे जाकर अगर छोटे से इलॉन्गेशन dx में हम वर्क की बात करेंगे तो dw अपने पास हो जाएगा कितना, f इंटू dx। अब सारा गेम ये f लिखने का है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है सर, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो भैया चेंज इन लेंथ कितना हुआ, x, ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ है आपके पास l। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप f की वैल्यू निकालोगे, तो f की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी ya इंटू एक्स बाई एल इंटू dx, ये तुम्हारे पास हो गया dw। अब इसको इंटीग्रेट करो, x कहां से कहां तक, 0 से शुरू हो रहा है, डेल्टा एल तक जा रहा है, तो ये w हो जाएगा, y इधर हो जाएगा, a इधर हो जाएगा, l इधर हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर डेल्टा l तक हो जाएगी। और जब हम वर्क की बात करेंगे तो w इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो अगर w इक्वल्स टू लिखने की बात आएगी तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा y इंटू a बाई एल, ठीक है, और यहां पे 2, और यहां पर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल स्क्वायर, बस 2 तो बाहर ही कर लिया हम लोगों ने, ये हमारे पास हो गया डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ओके। चलो अब हम कह रहे हैं इसमें ना एक काम करो,
कि तुम L से मल्टीप्लाई कर दो और L से डिवाइड कर दो। जैसे ही तुमने L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड किया तो ये y/2 और यहां पर अपने पास कितना हो गया a इंटू एल, और यहां पर हमने लिख दिया डेल्टा L/L का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते जाओ, बस खाली गणित लगा रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ खास नहीं कर रहे, बस सिंपल मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई अगर हम अपनी कहानी को और आगे प्रोसीड करें तो यहां से देखो हमको क्या मिलेगा, वर्क इक्वल्स टू 1/2 इंटू वाई और एरिया इंटू लेंथ दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, और डेल्टा एल अपॉन एल ये किसके बराबर हो जाएगा, ये स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से तुमको स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू 1/2 यंग्स मॉडुलस की जगह अपन लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो अब स्ट्रेन के स्क्वायर से स्ट्रेन कट जाएगा, और ये जो वर्क हुआ यही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, या डेल्टा U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है बेटा जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। तो मेरा जो स्मॉल u होगा वो डेल्टा U/v के होगा, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और संजीवनी को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके स्कूल एग्जाम्स में ये डेरिवेशन भर भर के पूछी जाती है। यहां तक है हमारे पास पूरी बेसिक कहानी किसकी, यंग्स मॉडुलस की, और बेसिक स्ट्रेस की और बेसिक स्ट्रेन की। इतना कहानी हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे इसी के स्प्रिंग एनालॉजी के बारे में। ठीक है, कि अगर आपके पास दो रॉड्स हैं और उनका स्प्रिंग एनालॉजी देखना है, कैसे ये स्प्रिंग से कंपेयर करा जाता है। ठीक है, कंपैरिजन से ही स्प्रिंग बनता है, समझ रहे हो, और फिर उसी हिसाब से मटेरियल्स को रख के स्प्रिंग बनाया जाता है, बड़े बड़े कॉलम्स डिजाइन किए जाते हैं, ब्रिजेस डिजाइन किए जाते हैं। इन सब में इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो वो सब तो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, बट अभी हमने जितना पढ़ा इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे अपने सामने एक सवाल है कि यंग्स मॉड्यूलाई ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। आपके पास यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो दे रखा है, y1/y2 का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 1/4, while its area of cross section are in the ratio of 1:3। आपको a1/a2 का जो रेशियो दे रखा है ये आपको दे रखा है 1/3 बेटा जी। और कह रहा है इफ द सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड टू बोथ द वायर्स, अगर दोनों वायर पर सेम अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई किया गया है, द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन प्रोड्यूस इन वायर ए एंड बी विल बी in the ratio, assume the length of the wire A and B are same, that means L1 equals to आपके पास क्या है, L2। ठीक है, तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला y1/y2 इक्वल्स टू y1/y2, दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो, y इक्वल्स टू f/a इंटू डेल्टा L/L, खत्म। ठीक है, तो जब y1/y2 करोगे, फोर्स F लग रहा है, फोर्स नहीं बदल रहा है, लेंथ दोनों का सेम है, L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L है, एरिया एक का A1 है, और भाई साहब एरिया A1 है और इलोंगेशन कितना है, डेल्टा L1 है। सेम एज y2 का जब अपन लिखेंगे तो A2 हो जाएगा, डेल्टा L2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, F इंटू L हो जाएगा। अरे डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब यहां F और L से F और L कट जाएगा, तो y1/y2 तुमको क्या मिल जाएगा, y1/y2 देखोगे तो ये तुमको a2/a1 इंटू डेल्टा L2/डेल्टा L1 मिल जाएगा। और y1/y2 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है बेटा जी, y1/y2 की वैल्यू हमको दे रखी है 1/4, लिख दिया भाई। a2/a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3/1, और ये आपके पास हो गया कितना, इंटू डेल्टा L2/डेल्टा L1, और हमको निकालना है डेल्टा L1/डेल्टा L2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12/1, तो 12:1, ए जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। खत्म बात, देख रहे हो। मेंस 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2023 का सवाल, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा और भाई साहब खुश होकर घर चला जाएगा। क्या है इस सवाल में बताओ,
आगे बढ़े, चलिए सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपके पास 2 कैपिटल एफ है, ठीक। देखिए सवाल क्या कह रहा भैया, सवाल कह रहा वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज क्लैम्प्ड रिजिडली एट वन एंड, when the other end of the wire is pulled by a force F, its length increased by small l, ठीक है। Another wire of same material of length 2l and radius 2r is pulled by a force 2F, then the increase in its length will be, इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, सेम मटेरियल है तो y1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, y2 के बराबर होगा। यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो अगर भाई साहब मेरा मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, अगर मेरा मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो मेरा यंग्स मॉडुलस भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चले भाई दोनों मटेरियल सेम है, दोनों मटेरियल सेम है, तो भाई जब यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स कितना लग रहा है, पहले वाले में F लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया, चेंज इन लेंथ स्मॉल l हो गया, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L हो गया। जब y2 की बात करेंगे तो F 2F हो गया, ओरिजिनल लेंथ L ही है कि 2L है, ओरिजिनल लेंथ को बढ़ा के 2L कर दिया गया। लो भाई साहब लिख दिए, वेरी गुड। एरिया कितना हो जाएगा, अरे रेडियस को डबल कर दे रहे हो तो एरिया 4a हो जाएगा और चेंज इन लेंथ आपके पास l डैश हो जाएगा। और फिर अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो l डैश की वैल्यू आपको l के बराबर मिल जाएगी, तो c जो होगा ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 का बढ़िया सवाल, आराम से 1 मिनट के अंदर लग जाने वाला सवाल। बस कंडीशन यही है कि आपको आना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चंस नहीं लगने वाले हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है, ठीक है। चले लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए सर। चलिए सर बहुत बढ़िया, क्या बात है, आइए आगे बढ़ते हैं सर। एक और सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा था यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक स्टील वायर है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है 6 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है 3 मिलीमीटर स्क्वायर, लिख दिया भाई। और क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The wire is suspended from its support on a given planet, ठीक है। The wire is suspended from its support on given planet, a block of mass जिसका मास दे रखा है आपको 4 kg, ठीक है, is attached to the free end of the wire. The acceleration due to gravity on the planet is g equals to 1/4। तो मतलब मैं g equals to लिख सकता हूं भाई 10/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सर, अगर g इक्वल्स टू 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तो डायरेक्टली मैं mg इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूं, 10 न्यूटन। यहां लिख लिया आपने mg इक्वल्स टू 10 न्यूटन। और क्या कह रहा है, द इलोंगेशन ऑफ द वायर डेल्टा एल आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखिए क्या भाई, सिंपल बहुत बढ़िया, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। y इक्वल्स टू क्या आपके पास f बाई ए इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपको क्या निकालना है, आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, तो ये आपके पास हो जाएगा f इंटू एल बाई ए इंटू वाई। फोर्स कितना हो जाएगा सर, फोर्स आपके पास 10 हो जाएगा, l की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, f इक्वल्स टू mg ना भाई, mg अपने पास कितना आ गया, mg आ गया अपने पास 10 न्यूटन। भैया लेंथ कितना है इसका, लेंथ आपके पास दे रखा है 6 मीटर, एरिया आपके पास दे रखा है 3 × 10⁻6 हो जाएगा, और यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है कितना, y की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 3 दूना 6 से 6 कट जाएगा, अब 6 ऊपर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास 10⁻⁻4 हो जाएगी। तो मतलब आपके पास 0.1 × 10⁻³ लिख दिया जाए तो ये 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो सही आंसर आपके पास 0.1 मिलीमीटर, डी जो है ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली भर के पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए इसी में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वो छोड़ देता हूं। एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा बच्चा। एक ये क्वेश्चन रहा, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। सिंपल सवाल है एकदम, जस्ट रिपीट टेलीकास्ट। ये क्वेश्चन भी एकदम रिपीट टेलीकास्ट है, इसको भी होमवर्क है, इसका भी आंसर बताएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खूब सारे क्वेश्चन 2023 के आ गए हैं भाई।
सारे ही क्वेश्चन 2023 के डाल दिए हैं क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। ये आपके पास एक क्वेश्चन है 2022 का, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। मैं आपके लिए एक सवाल सॉल्व कर देता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा है? ये मेंस 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2021 का सवाल है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा द वैल्यू ऑफ टेंशन इन अ लॉन्ग थिन मेटल वायर हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम T1 to T2 if the length of the metal wire at two different values of tension T1 and T2 are L1 and L2। जब T1 टेंशन था तो वायर का लेंथ L1 था, जब T2 टेंशन हुआ तो वायर का लेंथ L2 हो गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मेटल वायर इज, इस मेटल वायर का एक्चुअल लेंथ कितना था? तो सर वायर चेंज नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है कि यंग्स मॉड्यूलस दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा। और यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई की जब हम बात करते हैं यंग्स मॉड्यूलस का, तो टेंशन लग रहा है T1, एरिया आपके पास हो गया A। क्लियर है भाई, एरिया तो ए ही रहेगा। अरे ठीक है, वायर का एरिया तो फिक्स ही रहेगा। अच्छा बहुत बढ़िया। चेंज इन लेंथ कितना हुआ? हम कह रहे हैं L1 माइनस L0। L0 को हमने मान लिया कि हमारी ओरिजिनल लेंथ थी जो हमको कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे हमने लिख दिया L0 ऊपर। ठीक है भाई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला गया भाई। सेम एज यहां पे क्या हो जाएगा? T2 इंटू L0 अपॉन ए इंटू ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास L2 माइनस L0। अब A से A कट जाएगा, इसी का समझ होना इस सवाल में बहुत ज्यादा जरूरी था। L0 से L0 कट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? T1 आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आपको मिल जाएगा T1 L2 प्लस माइनस T1 L0 इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T2 L0। ठीक है, T2 L1 माइनस T2 L0। अब L0 को एक तरफ कर लो। अगर L0 को एक तरफ करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू L0 इक्वल्स टू T2 माइनस T1। इसको हम इधर लेके आए, T2 माइनस T1 L0 इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T1 L2। तो L0 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी कितनी? T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो अपने पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा? T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन T1 माइनस T2। ये अपने पास जो C होगा ये सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है मेंस 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2021 का। समझ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे साधारण क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस में पूछे जाएंगे। बस आपको चाहिए फॉर्मूले याद होने, ढंग से याद होने। अगले वाले पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यंग्स मॉड्यूलस का और बेसिक पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन और कैसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और कैसे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक, चलिए सर एक दो सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल ये देखिए, ये आपके पास कह रहा है क्या इस तरह का क्वेश्चन करने की जरूरत है? क्वेश्चन कह रहा है एन एल्यूमिनियम रॉड विथ यंग्स मॉड्यूलस y इक्वल्स टू 7.0 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर undergoes elastic strain of 0.04%. The energy per unit volume stored in the rod in SI unit is। देखो कितना आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा भाई। अभी तुम पढ़ के आए थे कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, यही तो पढ़े थे। और तुम्हारा जो स्ट्रेस होता है वो यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन होता है। क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, तो y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यंग्स मॉड्यूलस कितना है अपने पास? ये देखो, ये हमको गिवन है 7 इंटू 10 to the power 10 और स्ट्रेन कितना गिवन है सर? 0.04%। अंडरगोज इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.04%, मतलब 0.04 डिवाइडेड बाई 100 या डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर और उसका क्या? होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? 8 7 56, इसमें 56 का कुछ है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। देखो जो समझदार बच्चा होगा वो पूरा कैलकुलेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा? मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर आपके पास है 10 to the power 10। देखो वैसे तो मैं कर दे रहा हूं पूरा, बट इसका आंसर अभी डायरेक्टली निकल जाता। कैसे? 4 4 जा 16 और 8 7 56, मतलब इसमें 56 का एक ही नंबर है, 5600 आंसर होगा।
कैलकुलेट करके देख लो। लेकिन एक अच्छा बच्चा ऐसा कर पाएगा जो थोड़ा सा समझदारी के साथ कैलकुलेशंस अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, वो कर पाएगा। जो थोड़ा सा पूरा ट्रेडिशनल वे में कैलकुलेशन करते हैं उनको तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। कितने लोग तो इसमें करने में गड़बड़ कर देते हैं भाई। तो इसको हम लिख देते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, -8। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास 8 7 56, तो 56 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 5600। ठीक है भाई, चलो तो अपने पास आ गया, अपने पास क्या आ गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम 5600 जूल पर मीटर क्यूब। तो सही आंसर हो जाएगा अपने पास, सही ऑप्शन अपने पास हो जाएगा 5600। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जेईई मेंस में 2021 में, 2022 में, 2020 में कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं। भाई साहब तो थोड़ा ईमानदारी से, थोड़ा फोकस के साथ, बस थोड़ा मन लगा के पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है जेईई मेंस, बस जेईई मेंस के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, संजीवनी के इस पर्टिकुलर चैप्टर के सेकंड वीडियो में। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद सर।